प्लेटफॉर्म्स बता दिए थे कि jQuery की बेसिक्स में क्या है, सेलेक्टर्स हैं और सेलेक्टर्स को कैसे यूज करना है, jQuery को कैसे सेटअप करना है, ये सारी चीजें आपको बता दी थी। उसके अलावा मैंने आपको 2 प्लेटफॉर्म्स बताए थे jQuery को ग्रैब करने के लिए। अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर में बहुत अच्छा बनना चाहते हैं विद सपोर्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट, वैसे 2 तरह के लोग होते हैं। एक जिनको सिर्फ फ्रंट एंड डिजाइन या लेआउट पार्ट बहुत अच्छा आ रहा होता है और जावास्क्रिप्ट अगर थोड़ी बहुत भी आती है, दे कैन इवन गेट अ गुड जॉब। आई हैव फ्यू फ्रेंड्स ऑफ माइन के जिनका HTML CSS जावास्क्रिप्ट नहीं, HTML CSS बूटस्ट्रैप बहुत अच्छा है और जावास्क्रिप्ट का थोड़ा बहुत उनको नॉलेज है। तो दे आर गेटिंग अ वेरी गुड जॉब, गेटिंग अ वेरी हैंडसम सैलरी एज वेल, ओवर 1 लाख और समथिंग, एक 20, एक 30, एक 25। जिनको जावास्क्रिप्ट आता है वो 1.5 पौने 2 तक भी पहुंचते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। तो मैं एक दो हेल्पिंग प्लेटफॉर्म्स बता दिए थे। एक तो है W3 स्कूल, बड़ा फेमस है, हर बंदे को पता है। लेकिन W3 स्कूल मतलब ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ उसे उठा के कॉपी पेस्ट चीजें मारनी है। जहां पे आप स्टक हो, जहां पे आप फंसे, तो आप इसको कंसल्ट कर सकते हैं। यूट्यूब इज ऑलवेज देयर, वो तो आप सबको पता ही है। लेकिन मैं हमेशा कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि हाँ 100% चीजें वहां से जाके देखें, और आप देख भी नहीं तो आपको समझ नहीं आएगी। बेसिक्स आपकी अपनी होंगी, लॉजिक, सिनेरियो, एनवायरनमेंट आप अपना बनाएंगे, फिर जहां स्टक हो वहां जाके हेल्प ले लें। जो कि हम लोग भी ऐसे ही करते हैं। लेकिन एटलीस्ट फ्लो पता होना चाहिए आपको, एनवायरनमेंट और ग्राउंड आपको खुद सेट करना है। एनीवे, सो with that thing said, हमने last time, let me close this and let me open up the one that we were working in. हमने लास्ट टाइम ये बिल्कुल एक दो ही टास्क्स पढ़े थे jQuery के। पहले तो ये कि आपने जितना भी jQuery कोड लिखना है वो document.ready के अंदर लिखना है, और उसके बाद हमने ये इस तरह की कुछ चीजें देखी थी कि आपने हाइड करना है, किसी को डिस्प्ले करना है, व्हाटएवर। अब मैं सिर्फ ये चीज हटा देता हूँ और एक दो चीजें और भी बता देता हूँ। मैं करता हूँ जी ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक पे मैं टॉगल वाली डिव को टारगेट किया और मैं इस बॉक्स के ना कुछ स्टाइल्स चेंज करता हूँ। अभी जब मैंने टॉगल पे क्लिक किया तो जस्ट उसने क्या किया, बॉक्स को हाइड कर दिया। आई डोंट वांट टू डू दिस पार्ट। हमने जावास्क्रिप्ट में भी CSS स्टाइल को चेंज करना देखा था। थोड़ा सा वो लॉन्गर वे था, लंबा तरीका था छोटा सा। यहाँ पे भी आप कर सकते हैं। आपको पता है जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट कंटेन्स प्रॉपर्टीज इन द प्रॉपर्टीज की वैल्यू पेयर में होते हैं। तो अगर आपने jQuery में स्टाइलिंग चेंज करनी है, तो उसके लिए आप जैसे वहां करते थे ना, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, फिर डॉट स्टाइल और फिर डॉट प्रॉपर्टी का नेम। दैट वाज अ बिट ट्रिकी। और फिर उसमें एक ट्रिक ये भी थी कि CSS की जितनी प्रॉपर्टीज हैं जावास्क्रिप्ट में आपको वो कैमल केस में लिखनी पड़ती थी, अगर मोर देन वन वर्ड प्रॉपर्टीज हो। बैकग्राउंड कलर था तो बैकग्राउंड डैश कलर के बजाय बैकग्राउंड कैपिटल C वाला। यहाँ पे आपको ये काम नहीं करना है। यहाँ पे एक CSS का फंक्शन अवेलेबल है डॉट CSS के नाम से। आपको पता है डॉट के साथ जो भी चीज लिखी जाती है, या वो फंक्शन होता है या वो प्रॉपर्टी होती है। फर्क क्या होता है? अगर डॉट के साथ आने वाली चीज के साथ पैरेंथेसिस हो तो वो पैरेंथेसिस फंक्शन कॉल को रिप्रेजेंट करता है, और अगर पैरेंथेसिस ना हो तो ये प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक। तो जब मैंने jQuery और बॉक्स ये सेलेक्ट किया तो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा? एक ऑब्जेक्ट। वो कौन सा ऑब्जेक्ट था? डॉम का ऑब्जेक्ट। और उस ऑब्जेक्ट के ऊपर या प्रॉपर्टी लगा सकते हैं या फंक्शन लगा सकते हैं। अगर ये हो विदाउट पैरेंथेसिस तो प्रॉपर्टी, और अगर ये हो तो फंक्शन। फिर आपको ये भी पता है कि फंक्शन में पैरामीटर्स भी पास कर सकते हैं। यानी फंक्शन में आपने लेट सपोज कोई नंबर पास करना है, ये आपने कोई ऑब्जेक्ट पास करना है तो इस तरह पास करेंगे, आपने कोई स्ट्रिंग पास करनी है तो इस तरह पास करेंगे, आपने कोई अरे पास करनी है तो इस तरह पास करेंगे। ये 3-4 पॉसिबिलिटीज थी। ठीक है। सो इस CSS में हम क्या कर सकते हैं? एक ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं, और उस ऑब्जेक्ट में हम लेट सपोज इसको देते हैं जी फिट दे देते हैं। दैट्स गोइंग टू बी लाइक 300, या यू कह लेके 30 पिक्सल्स। ठीक। अगर आप सिर्फ 30 लिखेंगे तो विदाउट कोट्स लिखेंगे, लेकिन साथ पिक्सल लिखेंगे तो वो स्ट्रिंग बन जाएगी, तो इसको कोट्स में लिखेंगे। ठीक। अब जब मैं टॉगल पे क्लिक करूंगा तो बॉक्स की जो विड्थ है वो कितनी होनी चाहिए? 30 पिक्सल हो जानी चाहिए, अगर मैंने सब कुछ ठीक लिखा है तो। सो इफ आई क्लिक ऑन दैट, तो इसका मतलब ये है कि अब हमें jQuery में CSS लिखने का वही तरीका है जो CSS में एक्चुअली है। अब इसमें वो कैमल केस नोटेशन वगैरह वो सारा कुछ, अगर मैं इसका
background color is going to be, sorry, that's going to be, background color is going to be like green. और अब अगर मैं दोबारा इस पे जाऊं तो ये दोनों काम हो गया। तो आप इस तरह से जितनी मर्जी उसमें हमें क्या करना पड़ता था, हर एक प्रॉपर्टी को देने के लिए डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी बॉक्स डॉट स्टाइल डॉट कलर इक्वल्स टू दिस, फिर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर इक्वल्स टू दिस। तो ये इट्स मोर लाइक अ सीएसएस वे कि आप करली ब्रैकेट्स में एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में जितने मर्जी स्टाइल्स इसको देना चाहें वो दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं इसकी हाइट भी चेंज कर देता हूँ 30 पिक्सल्स। और आपको पता है कि ऑब्जेक्ट में एक से ज्यादा प्रॉपर्टीज को हम कॉमा से सेपरेट करते हैं। की वैल्यू प्रॉपर्टी पूरी यहाँ होगी, कॉमा फिर दूसरी प्रॉपर्टी, कॉमा फिर तीसरी प्रॉपर्टी। फर्क ये है कि सीएसएस में यहाँ सेमीकोलन देते थे, यहाँ क्योंकि वहाँ ऑब्जेक्ट नहीं होता था, ये बेसिकली ऑब्जेक्ट है। तो अगर आपको ऑब्जेक्ट वाला लेक्चर याद है तो अब 3 स्टाइल्स अप्लाई हो गए हैं एक ही काम के लिए, ठीक है। फिर अगर आप ये काम भी करना चाहते हैं और फिर साथ में ये भी करना चाहते हैं कि इसको दे दें फॉर एग्जांपल पोजीशन, make sure to separate it with a comma, and then left is going to be 300 pixels this। तो आप सिंपली गॉट इट। तो अब ये क्या हुआ, इसकी विड्थ भी 30 पिक्सल होगी, हाइट भी 30 पिक्सल होगी, कलर ग्रीन हो गया और यहाँ लेफ्ट से इतना मूव हो गया ऑन क्लिक पे। आपको जो आपका वो कॉन्सेप्ट था लेफ्ट राइट मूव करने वाला, अब आप इससे भी कर सकते हैं। और फिर आप सिर्फ यही नहीं, अच्छा ये तो हो ही सकता है ऑब्वियसली, अगर मैं इसको हटा दूं सिंपली, इन सारों को हटा दूं और इसको सिर्फ यूं करूं, दिस वन। अच्छा फिर आप jQuery में मतलब एक और फंक्शन है फॉर एग्जांपल एनिमेट का, ये जस्ट मैं पढ़ा चुका हूं, मैं डिफरेंट पॉसिबिलिटीज बता रहा हूँ यार, ये पॉसिबिलिटी यूज कर सकते हैं ये भी, क्योंकि आपको पता है 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एचटीएमएल के एलिमेंट के कंटेंट्स को गेट और सेट करना, एचटीएमएल के अंदर इनपुट एलिमेंट के कंटेंट्स को गेट और सेट करना, फॉर्म एलिमेंट्स जैसे हो गए, इनपुट बॉक्स की वैल्यू कैसे गेट करनी है, फिर डिव के एलिमेंट्स को कैसे गेट और सेट करना है, फिर सेलेक्टर्स कौन कौन से हैं, फिर सीएसएस के स्टाइल्स कैसे चेंज करने हैं। ये 3 चीजें मोस्ट कॉमन है। आप जितना काम भी कर रहे होंगे, या आप इनपुट एलिमेंट्स की वैल्यूज को गेट या सेट कर रहे होंगे, या आप नॉन इनपुट एलिमेंट की वैल्यूज को गेट या सेट कर रहे होंगे, या आप किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट के स्टाइल्स को चेंज कर रहे होंगे, ये मोस्ट कॉमन चीजें हैं और वो सारे तरीके आपको। अच्छा jQuery एनिमेट, फॉर एग्जांपल आई वांट टू एनिमेट समथिंग, तो जावास्क्रिप्ट में मुझे खुद ये एनिमेशंस करनी पड़ती थी, ठीक। तो हालांकि उसमें प्रॉब्लम, यार ये क्या मजाक है, उसमें प्रॉब्लम ये था कि हमें वो नहीं थे, सीएसएस में एनिमेशंस भी हमने नहीं पढ़ी, तो फिर जावास्क्रिप्ट में भी जाहिर है एनिमेशन जब सीएसएस में नहीं पढ़ी तो जावास्क्रिप्ट में भी हमें नहीं आती थी। तो jQuery ने वो काम हमारा आसान कर दिया। jQuery ने क्या दिया हमें, एक फंक्शन डॉट एनिमेट का, जो भी सेलेक्टर है उसके डॉट डॉट एनिमेट लगा लें और जिस मर्जी प्रॉपर्टी को एनिमेट कर दें। मिसाल देता हूँ, अभी ये जो है ना आपकी पोजीशन रिलेटिव और लेफ्ट 30 पिक्सल, मैं इसको सीएसएस के बजाय क्या करता हूँ, एनिमेट। बाकी काम वही है, ये एनिमेट बिल्ट इन फंक्शन है और ये बिल्ट इन फंक्शन क्या लेता है, एक ऑब्जेक्ट एज एन आर्गुमेंट लेता है और उस ऑब्जेक्ट में आप जो मर्जी वैल्यूज पास कर दें जिस प्रॉपर्टी को आप एनिमेट करना चाहते हैं। अब मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ लेफ्ट से 300 पिक्सल वाइड हो लेकिन जर्क मार के ना हो, बल्कि हल्का सा एनिमेशन के साथ आए। सो लेट्स सी, आपने अगर एरर वगैरह को चेक करने हैं, कोई पॉसिबल रीजन क्या हो सकती है, तो आप सिंपली इंस्पेक्ट को ओपन करें और इसको देख लें। दैट्स नॉट वर्किंग समहाउ, लेट्स सी एंड कंफर्म इट। पहले हम हाइट को देख लेते हैं और फिर हम इसको देखेंगे। वही काम, बॉक्स मेरा सेलेक्टर है, इस बॉक्स के नाम की कोई डिव है, उसके साथ डॉट एनिमेट का बिल्ट इन फंक्शन है और बिल्ट इन फंक्शन में एक ऑब्जेक्ट पास किया जिसमें मैंने क्या दे दिया, हाइट को 300 पिक्सल बना दिया। लेट्स मूव इट, लेट्स सी इट। अभी देख रहा है आप, वो जर्क मार के हाइट कम नहीं हुई बल्कि हल्का सा उसने क्या किया, एनिमेट किए। अगर आप इसी तरह इस एनिमेट में एक से ज्यादा प्रॉपर्टी देना चाहें तो ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में तो आप कोई भी प्रॉपर्टी एनिमेट कर सकते हैं। की एज विड्थ इज गोइंग टू बी लाइक
300 पिक्सेल्स दैट शुड बी इनसाइड द कोट्स। अब ये विड्थ और हाइट दोनों को एनिमेट करना चाहिए इसको। तो अगर आप इस तरह की बेशुमार चीजें जो है वो आप आई मीन इसको कर सकते हैं। अगर आप कलर भी चेंज करना चाहें तो ये तीनों चीजों को एनिमेट करेगा। ये कलर इस पे काम नहीं करेगा क्योंकि कलर टेक्स्ट की प्रॉपर्टी है, बैकग्राउंड कलर काम करेगा। ठीक, बैकग्राउंड color that is going to be green. So right is maybe। अच्छा, ये सारे काम ना आप यहाँ पे ये इसकी अगर थोड़ी सी थ्योरी या कहानी पढ़ेंगे ना तो ये बता देगा आपको कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को एनिमेट करता है और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को एनिमेट नहीं करता है। गालिबन ये सारी उसने लिस्ट दी हुई है। अब प्रॉपर्टीज दैट कैन बी एनिमेटेड, सिर्फ यही प्रॉपर्टीज एनिमेट की जा सकती हैं। उनमें बैकग्राउंड पोजीशन है, बैकग्राउंड पोजीशन वाई है, बैकग्राउंड विड्थ सॉरी बॉर्डर विड्थ है, वगैरह वगैरह वगैरह, ये सारा कुछ आप कर सकते हैं। ठीक, फिर आप इनकी स्पीड्स को भी आप स्लो एंड फास्ट कर सकते हैं, एनिमेशन की स्टाइल की फीस अपना इसकी एनिमेशन स्टाइल को। तो ये सारे काम जो है आप इस तरह से कर सकते हैं। एंड दैट डिपेंड्स नाउ, जो भी सिचुएशन है आपकी कि आपने किसी भी पर्टिकुलर सिनेरियो को। हाँ, अब दो चीजें और रह गई। एक तो मैंने HTML के कंटेंट को गेट और सेट करने का तरीका बताया था आपको, और वो क्या था, डॉट इनर HTML और डॉट इनर टेक्स्ट। यानी अगर आपने किसी डिव के अंदर पड़े हुए टेक्स्ट को चेंज करना है तो आपने क्या किया था, डॉट इनर टेक्स्ट। और अगर आपने किसी, यानी मैं मिसाल दे देता हूँ, मैं यहाँ पे एक पी लिखता हूँ और इस पी को आईडी दे देता हूँ, दैट इज पैरा, बल्कि ये ऑलरेडी डिव बॉक्स बना हुआ है, इसी को यूज कर लेते हैं। इस बॉक्स के अंदर फिलहाल कुछ भी नहीं है, ठीक है, यानी दिस बॉक्स इज एम्प्टी, रेड कलर है इसका। मैं चाहता हूँ इसके अंदर कोई डायनामिकली टेक्स्ट इंजेक्ट कर दूं, या यूं कह दूं कि मैं ये चाहता हूँ जी कि यहाँ एक और इनपुट फील्ड बनाऊं और इसको आईडी दे दूं txt1। और मैं ये चाहता हूँ कि मैं जो भी वैल्यू यहाँ एंटर करूँ, इस पे क्लिक करूँ तो ये वैल्यू उठ के कहाँ आ जाए, इस डिव के अंदर आ जाए। अब जरा दो चीजें इंपॉर्टेंट है, ये सुनिएगा। ये इनपुट एलिमेंट है और ये नॉन इनपुट एलिमेंट है। इनपुट एलिमेंट क्या होता है, जिस एलिमेंट के जरिए यूजर से इनपुट लिया जाए। फॉर्म एलिमेंट्स मोस्टली इनपुट एलिमेंट, बटन इनपुट एलिमेंट है, चेक बॉक्स इनपुट एलिमेंट है, रेडियो बटन इनपुट एलिमेंट है, टेक्स्ट बॉक्स इनपुट एलिमेंट है, ड्रॉप डाउन इनपुट एलिमेंट है। तो जितने भी इनपुट एलिमेंट्स हैं वो यूजर से कोई ना कोई इनपुट लेते हैं। और नॉन इनपुट एलिमेंट्स कौन से होते हैं, मोस्टली या टेक्सचुअल एलिमेंट्स या लेआउट एलिमेंट्स। डिव नॉन इनपुट एलिमेंट है, पैराग्राफ ये प्रेजेंटेशनल एलिमेंट्स है, सिर्फ ये यूजर को चीज दिखाते हैं, यूजर से कोई इनपुट नहीं लेते। गॉट इट। तो जब भी मैं इनपुट एलिमेंट की बात करूं तो वो लाजमी कोई ना कोई क्या होगा, फॉर्म एलिमेंट होगा। जब कोई नॉन इनपुट एलिमेंट की बात करूं तो वो क्या होगा, या लेआउट एलिमेंट होगा, या पैराग्राफ होगा, या H1 होगा, या ULLI होगा, या एंकर होगा, या इमेज होगा। ये सारे के सारे क्या है, नॉन इनपुट एलिमेंट्स। क्लियर होगी बात। अब यहाँ एक तीर से दो शिकार करने लगा हूं, एक है मेरा इनपुट एलिमेंट और एक है नॉन इनपुट एलिमेंट। तो मैं इनपुट एलिमेंट से ये टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट के जरिए गेट करूंगा और नॉन इनपुट एलिमेंट के अंदर सेट करूंगा। क्लियर। नाउ जावास्क्रिप्ट में ये काम मैं करवा चुका हूँ, याद होगा आपको। कैलकुलेटर में दो टेक्स्ट बॉक्सेस बनाए थे और कहा था कि दो टेक्स्ट बॉक्सेस में जो यूजर वैल्यू दे उनको कैलकुलेट करके तीसरे टेक्स्ट बॉक्स में उसका रिजल्ट डिस्प्ले करें। तो इसका मतलब ये था कि दो टेक्स्ट बॉक्सेस इनपुट एलिमेंट से वैल्यू लेके तीसरे इनपुट एलिमेंट में वैल्यू दी थी। तो जावास्क्रिप्ट में हमने ये तरीका पढ़ लिया है कि इनपुट से वैल्यू गेट कैसे करते हैं और इनपुट में वैल्यू वापस सेट कैसे करते हैं। यहाँ वो तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। सो लेट्स सी, मुझे सबसे पहले टेक्स्ट वन जिस बॉक्स की आईडी है उसमें से वैल्यू क्या करनी है, गेट करनी है। सो लेट्स मूव दैट, और इन सारी चीजों को हटा देता हूं और मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सबसे पहले jQuery, और jQuery में आईडी txt1 और .val वैल। ये क्या करेगा, ये वही काम करेगा जो जावास्क्रिप्ट में ये करता था, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसको मैंने यहाँ पे आईडी दी text1 डॉट वैल्यू। एग्जैक्टली जो ये काम जावास्क्रिप्ट में होता था, jQuery में वो काम सिर्फ ये होगा। बजाय इसके कि डॉट वैल्यू करने के, इसने बिल्ट इन फंक्शन दे दिया डॉट वैल का, और ये डॉट वैल इस पर्टिकुलर एलिमेंट की वैल्यू को क्या करेगा, ग्रैब करेगा।
मेक सेंस? जावास्क्रिप्ट में भी यही करते थे कि हम इसको किधर यूज करते थे, फिर अल्टीमेटली एक वेरिएबल में सेव करते थे। यहाँ भी वही काम कर रहे हैं। ये क्या किया मैंने, इनपुट एलिमेंट से वैल्यू गेट की। इसको अलर्ट करके देख लें कि वैल्यू मिल रही है या नहीं मिल रही। लेट्स सी अलर्ट txt, सो लेट्स सी। अच्छा, वो नॉर्मली मैंने चूंकि उसे किसी क्लिक के साथ एसोसिएट नहीं किया, तो जो ही पेज रिफ्रेश करता हूँ तो वो फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाता है डॉक्यूमेंट रेडी करने पे। तो मुझे क्या करना है, इसको नॉर्मली नहीं चलाना, बल्कि इसको किसी क्लिक इवेंट के साथ एसोसिएट करना है। तो किसके क्लिक के साथ करना है, टॉगल। इसको मैं क्या देता हूँ, फॉर एग्जांपल टॉगल के बजाय टेस्ट, बिकॉज़ टॉगल। इस टेस्ट को पहले मैं गेट करता हूँ, और इसको गेट करने, इसको मैं यहाँ पे डाल दूंगा। इसको गेट करने का क्या तरीका है आपको पता है, जब भी सिलेक्शन करनी हो, jQuery दिस 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 डॉट ऑन, और ये ऑन दो पैरामीटर लेता है। पहला, जो भी इवेंट टाइप परफॉर्म करना चाहते हैं, क्लिक है, डबल क्लिक है, माउस ओवर है, माउस लीव है, व्हाटसोएवर। और दूसरा फंक्शन, जो फंक्शन परफॉर्म करे, और ये सारी चीजें उठा के इसके अंदर प्लेस करूंगा लाइक दिस। ठीक, तो अब ये कब चलेगा, जब क्लिक इवेंट परफॉर्म होगा। लेट्स सी, अब अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ और एंटर करता हूँ, तो जो कुछ मैंने लिखा वो मैंने क्या कर लिया, गेट कर लिया। इसका मतलब ये है कि मैंने ये तरीका आपको बताया कि किसी भी इनपुट एलिमेंट की वैल्यू को गेट करना हो तो jQuery में इसका क्या तरीका है, जावास्क्रिप्ट में पहले बता चुका हूँ, और तरीका सिमिलर है, सिर्फ सेलेक्टर्स डिफरेंट है और बिल्ट इन फंक्शंस वगैरह यानी शॉर्ट कर दिया jQuery ने। अब ये जो टेक्स्ट txt टेक्स्ट की वैल्यू है, ये मैं बजाय अलर्ट में दिखाने के किधर दिखाऊंगा, इस रेड कलर के बॉक्स में, विच इज अ नॉन नॉन इनपुट एलिमेंट। ठीक, तो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा जी पहले उसको अगेन उस तक पहुंचने के लिए उसको सेलेक्ट करूंगा। लेकिन ये हमारे विंडो का पार्ट नहीं है ना, ये तो नॉर्मली एडिशनल आपके अलर्ट और प्रॉम्प्ट है। और मैं आपको बार बार ये बता चुका हूँ कि अलर्ट, कंसोल, प्रॉम्प्ट, ये हम यूज कंफर्म, ये हम सिर्फ डिबगिंग पर्पसेस के लिए यूज करते हैं, या हार्डली किसी बंदे ने कुछ सर से बात उतारनी हो ना, कहीं एरर खैरर हैंडल करने के लिए ये अलर्ट, हालांकि ये रिकमेंड नहीं किया जाता। उसकी रिकमेंड इसलिए नहीं किया जाता कि ये ब्लॉकिंग स्टेटमेंट्स है, ये पेज को ब्लॉक किए रखती है। जब तक हम ओके का बटन नहीं करते ना क्लिक, तो आपका बाकी पेज का रिमेनिंग कोड नहीं एग्जीक्यूट होगा। तो हम ब्लॉकिंग स्टेटमेंट्स को जावास्क्रिप्ट में यूज नहीं करते। मैं इनपुट और नॉन इनपुट एलिमेंट की बात कर रहा हूं इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एचटीएमएल। तो मुझे इस बात का जवाब दें, चले आपने सवाल किया तो क्या अलर्ट एचटीएमएल का पार्ट है, तो आप उसे एलिमेंट क्यों बोल रहे हैं? यानी वो इनपुट एलिमेंट और नॉन इनपुट एलिमेंट तो तब हो ना जब वो एचटीएमएल का पार्ट हो। मैं एलिमेंट किसको बोल रहा हूँ, ये गालिबन मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया कि जो टैग एचटीएमएल के कॉन्टेक्स्ट में जो टैग है, जावास्क्रिप्ट में कॉन्टेक्स्ट, जावास्क्रिप्ट के कॉन्टेक्स्ट में वो क्या है, तो अलर्ट तो है ही नहीं बीच में। ठीक है, ये दो आंसर। एनीवेज, मैंने इनपुट एलिमेंट से वैल्यू गेट की और मुझे अब किस में प्लेस करनी है, डिव में प्लेस करनी है। तो डिव का नाम क्या है भाई, बॉक्स। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अगेन सेलेक्ट करने के लिए डॉलर आईडी की बेस पे सेलेक्ट करूंगा। तो यहाँ पे मैं क्या दूंगा, बॉक्स डॉट। अब दो तीन चीजें हैं, अगर मुझे यहाँ पे सिर्फ, सॉरी, टी टेक्स्ट, ये भी बिल्ट इन फंक्शन है jQuery का। अच्छा, आपको कोई भी चीज अगर लेट्स सपोज भूल भी जाती है, कंफ्यूज भी हो जाती है, आप फौरन इसको गूगल करें। आप मुझे भी देख रहे होंगे कि मैं jQuery को पता नहीं कितने अरसे बाद यूज कर रहा हूँ, मैं इसीलिए बार बार खुद भी गूगल कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे फ्लो पता है, सारे फंक्शन जुबानी याद नहीं है। अगर मुझे कोई भी jQuery का एडवांस प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, तो इवन आई हैव टू लुक एट द डॉक्यूमेंटेशन टू कंसल्ट विद इट, क्योंकि ये इतने ह्यूज नंबर ऑफ फंक्शंस है jQuery के अंदर कि सबका याद रखना बैक वक्त पॉसिबल। लेकिन आपको सिर्फ फ्लो पता होना चाहिए कि आप काम क्या कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। अभी देख रहे हैं प्रीवियस केस में मुझसे एक प्रॉपर्टी पे एनिमेशन अप्लाई नहीं हुई, तो एक तो आपने भी सजेशन दे दी कि शायद ये कुछ प्रॉपर्टीज को एक्सेप्ट करता है, कुछ को नहीं करता। दूसरा, हमने फॉरेन डॉक्यूमेंटेशन में देखा तो उसने पूरी लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज दी हुई थी जो एनिमेशन के साथ सपोर्ट करती हैं। तो दिस इज समथिंग लाइक यू हैव टू यूज इट एज वेल। अच्छा, बॉक्स को एक्सेप्ट करो और उसका जो टेक्स्ट है वो सेट कर दो जाके, क्या, वो जो हमारे इस वेरिएबल में पड़ा हुआ है। ठीक, अब अगर मैं यहाँ पे जाऊं और यहाँ पे जाके ये करूं, और अगर मैं यहाँ पे कुछ भी और लिखता हूँ, क्यों करूं, तो ये मेरा डिव के अंदर आ गया। अब
ये तो आप क्या सेट कर रहे हैं, टेक्स्ट। तो ये फंक्शन बिल्ट इन कौन सा यूज किया है, टेक्स्ट। आप यहाँ पे HTML भी कर सकते हैं, ये भी बिल्ट इन फंक्शन है। अभी ये यही यही काम करेगा जो टेक्स्ट कर रहा है। फिर फर्क क्या हुआ, फर्क ये हुआ कि अगर आप इस div के अंदर कोई और HTML का कोड डालना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे, HTML। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप यहाँ पे HTML के अंदर कोट्स डाल के यहाँ h1 टैग डालें और इस h1 टैग को क्लोज भी कर दें और इसके अंदर आके आप आपको प्लस का पता है नहीं पता, नहीं कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर का नहीं पता, सॉरी मैं ऑपरेटर गलत बोल गया, कॉन्कैटिनेशन ही कह रहा हूँ। HTML का फंक्शन इसलिए यूज होता है कि अगर आप एक HTML एलिमेंट के अंदर दूसरा HTML का एलिमेंट इंजेक्ट करना चाहें तो तब आप क्या यूज करेंगे, HTML। अगर आप सिर्फ नॉर्मल सिंपल टेक्स्ट है तो तब आप क्या इंजेक्ट करेंगे, डॉट टेक्स्ट। ठीक। अब अगर मैं यहाँ पे दूं तो देखें मैं सिंपल टेक्स्ट एंटर कर रहा हूँ, वो H1 में कन्वर्ट करके दे रहा है बीच में। ये होगा डॉट HTML और डॉट टेक्स्ट में फर्क। अच्छा ये क्या है, देखें मैंने दो चीजें इस्तेमाल करनी थी इसके अंदर, एक स्ट्रिंग और दूसरी डायनामिक वैल्यू और आगे फिर स्ट्रिंग। तो मैंने ये कॉन्कैटिनेट किया है, प्लस का कॉन्कैटिनेशन का तो पता है ना, अगर दो स्ट्रिंग्स के दरमियान प्लस हो तो ये दोनों को क्या कर देता है, जोड़ देता है। इसको हम कॉन्कैटिनेशन कहते हैं। तो अब मैंने क्या किया, मैंने कहा HTML का फंक्शन लगाओ, HTML1 को स्टार्ट करो टैग को, फिर बीच में चूंकि डायनामिक वैल्यू है तो प्लस डाल के उसको कॉन्कैटिनेट करो, यानी इस स्ट्रिंग को और इस डायनामिक वैल्यू को आपस में क्या कर दो, कॉन्कैटिनेट कर दो। क्योंकि टैग को एंड भी करना था तो फिर कहा इन दोनों के साथ फिर H1 के क्लोजिंग टैग को कॉन्कैटिनेट कर दो। दैट्स प्रीटी मच लाइक दिस। एग्जैक्टली आप इसमें सेव्ड है। यस, दैट्स ग्रेट क्वेश्चन। उसको कहते हैं इन्फॉर्मेशन को परसिस्ट करना। अब दो हल हैं, हमने इन्फॉर्मेशन को ले लिया और हमने नॉर्मली जब फॉर्म फिल होता है तो हमने उसको सबमिट करना होता है सर्वर पे। इन्फॉर्मेशन सेव कहाँ होती है, कभी ऐसा होता है कि आपसे कोई फॉर्म फिल कराए और आपकी अपनी लोकल हार्ड डिस्क पे सेव हो जाए, उसका फायदा क्या फिर। तो वो सर्वर इन्फॉर्मेशन को कहाँ जाना चाहिए, अब हमने बैकएंड तो पढ़ी नहीं, तो हम सर्वर पे भेज के क्या करेंगे उसको। ठीक। लेकिन ये तो आपके सवाल का एक जवाब था। दूसरा जवाब, जावास्क्रिप्ट हमें ये तरीका जरूर देता है कि आप लिमिटेड इंफॉर्मेशन को, यानी बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन को नहीं, लेकिन छोटी मोटी इंफॉर्मेशन को ब्राउजर के अंदर ही सेव कर सकते हैं। सो ब्राउजर में तीन तरह की मेमोरीज होती हैं, बल्कि तीन से ज्यादा होती हैं। अब मैं वो बता देता हूं आपको, ताकि आपकी जरूरत ये पूरी हो जाए कि फॉर्म फिल हो और डेटा सेव रहे, ताकि आप कल परसों तरसों दोबारा आके ओपन करें तो वो डेटा दोबारा आपके पास रीड हो जाए। उसके लिए आप, हमने अभी तक ब्राउजर के ये दो टैब्स देखे हैं, एलिमेंट और कंसोल। अगर आप थोड़ा सा आगे आएंगे ना तो यहाँ पे एप्लीकेशन, ये जो आप बना रहे हैं ये क्या है, बेसिकली एप्लीकेशन ही है ना। तो एप्लीकेशन का डेटा, यानी ये जो डेटा इस एप्लीकेशन के थ्रू लेंगे वो आप कहाँ सेव कर सकते हैं, इस एप्लीकेशन के टैब में आके स्टोरेजेस। सो दीज आर द स्टोरेज ऑप्शंस, लोकल स्टोरेज, सेशन स्टोरेज, इंडेक्स्ड डीबी, वेब एसक्यूएल, कुकीज, ट्रस्ट टोकन्स, इंटरेस्ट ग्रुप्स। ये तमाम के तमाम स्टोरेज की पॉसिबिलिटीज है। मैं एक आध बता देता हूँ, बाकियों को अगर दिल हुआ तो कभी, बहुत सिंपल है, डेड सिंपल, बता दूं। अब मैं ये चाहता हूं कि मैं जो चीज यहां से लूं, बल्कि एक के बजाय ना दो तीन इनपुट बॉक्स ले लेते हैं। यहाँ पे मैं इसको जरा मीनिंगफुल बना देता हूँ, चले क्या याद करेंगे आप, डिलीट। अच्छा, दे दिया आपने, सारों का फायदा हो जाएगा इसके लिए। मैं एक छोटा सा फॉर्म बनाता हूँ जिसमें मैं इनपुट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी इसको आईडी, कॉन्टेक्ट लिस्ट बनाते हैं, एक नेम और एज, या कॉन्टेक्ट लिस्ट में एज क्या क्या काम, एड्रेस, एक मीनिंगफुल चीज बन जाएगी, जरा ज्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट, और कॉन्टेक्ट और प्रेफरेबली ईमेल। और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं जी,
सेव आईडी। तो ये हम बेसिक सी एक कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाएंगे, जैसे मोबाइल में नहीं होती कॉन्टैक्ट लिस्ट। बाद में इसमें सर्च फीचर्स वगैरह भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर टाइम मिला तो आज ही या कल हम उसमें सर्च वगैरह भी फिल्टर भी लगा के देखेंगे, तो एक आपकी छोटी सी कंप्लीट फुल फ्लेज मीनिंगफुल एप्लीकेशन बन जाएगी, डायनामिक एप्लीकेशन, जो ऑब्वियसली परमानेंटली सेव भी होगी और ब्राउजर के अंदर ही सेव होगी। और मैंने आपको कहा ब्राउजर की इतनी ज्यादा कैपेसिटी नहीं होती, तो लिमिटेड इन्फॉर्मेशन फ्यू एमबीज या आई मीन फ्यू एमबीज तक होगी। ठीक है, यानी 100 200 300 कॉन्टैक्ट्स इस तरह की इन्फॉर्मेशन आप सेव कर सकेंगे। एनीवे, सो दिस इज व्हाट। और इसको हम ये कर देते हैं और इसको साथ में हम लेबल फॉर नेम, और इसको हम कर देते हैं जी नेम दिस 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 एड्रेस दिस और contact and this for mail. That's pretty much it. और मैं इसको ओपन रखता हूँ ताकि हम जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर करेंगे हमें पता चलेगा हमारी वो स्टोरेज में सेव हो रही है। ठीक है, और जस्ट टू गिव इट अ बिट ऑफ स्टाइल्स, तो हम ये करेंगे जी ताकि ये थोड़ा सा अच्छा दिखे लगने में। सारे को हम पेस्ट कर देते हैं, सॉरी होम में FORM, और लेट्स सी इस फॉर्म को हम यहाँ पे जाके इट्स दैट्स pretty much like this, और इसको हम देते हैं जी width is going to be 500 pixels, BGC is going to be like 222. Right. LABL label, that's going to be display block. That's pretty much it. Or that's going to be BUWN button, or color is going to be like this. ठीक जी, and then width is going to be 100%, and that is going to be like all the inputs as well. And then why it is going outside, going to be padding 24 pixels, or margin bottom is going to be 12 pixels, that is going to be like this. ठीक, so input की HEIGHT height is going to be like 30 pixels. So that's pretty much it. थोड़ी सी ताकि प्रेजेंटेबल भी लगे। तो अब हम ये क्या चाहते हैं कि ये चाहते हैं, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो भी यूजर इन्फॉर्मेशन दे सेव के बटन पे वो परमानेंटली जाके क्या हो जाए, सेव हो जाए। और फिर जब सेव हो जाएगा तो हम यहाँ पे उस पूरी लिस्ट को भी शो करेंगे कि वो जो सेव्ड लिस्ट है वो यहाँ पे शो। द फर्स्ट स्टेप इज टू सेव द इन्फॉर्मेशन। उससे भी पहला स्टेप ये है कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन तमाम टेक्स्ट बॉक्सेस में दी गई इन्फॉर्मेशन को ग्रैब करेंगे jQuery के साथ। और आपने देख लिया कि इनपुट बॉक्सेस इन्फॉर्मेशन को कैसे ग्रैब करते हैं, ग्रैब करने के बाद सेव होगी। सो लेट्स डू दैट जावास्क्रिप्ट पार्ट।
हम सारा कोड कहाँ करते हैं? document.ready के अंदर, ये हम पहले बता चुके हैं। और उसके बाद हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हर एक की आईडी लिखेंगे और आईडी से .val की वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करेंगे और उसको किसी न किसी वेरिएबल में सेव करेंगे। ठीक, लेट्स सपोज 1 2 3 4 4 ही है ना, 1 2 3 4, ठीक। सो ये नेम था, दूसरा हमारा एड्रेस था, तीसरा हमारा कॉन्टैक्ट था और चौथा हमारा ईमेल था, ठीक। और फिर आप देख लें कि इनकी जो आईडीज हैं, इनमें से किसी को भी आईडी, नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट, ईमेल, आईडीज भी वही हैं, ठीक है। सो लेट्स सी, यही नेम आईडी है, यही एड्रेस आईडी है, यही कॉन्टैक्ट आईडी है और यही ईमेल, दैट्स गोना बी एन आईडी। यहाँ तक समझ आ गई बात? ये सारी वैल्यूज ग्रैब हो गई। अब मुझे क्या करना है, वैसे तो मैं इन सब वैल्यूज को कर सकता हूँ एज इट इज, स्टोर कर सकता हूँ, लेकिन बेहतरीन तरीका ये होता है कि हमने कहा था कि जब आपके पास मल्टीपल टाइप्स की इन्फॉर्मेशन हो तो आप ऑब्जेक्ट के अंदर उसे रखें। यानी हमने कहा था कि वेरिएबल का क्या पर्पज है, सिंगल आइटम कंटेन करता है। अरे का क्या पर्पज है, मल्टीपल आइटम्स ऑफ सेम टाइप कंटेन करता है। ऑब्जेक्ट का क्या पर्पज है, मल्टीपल आइटम्स ऑफ मल्टीपल टाइप्स कंटेन करता है। तो मैं क्या, एक लेट, तो क्या कहूँ, ये पर्सन की इन्फॉर्मेशन ना, सारी मिलके एक पर्सन की इन्फॉर्मेशन बनती है ना, तो एक पर्सन की इन्फॉर्मेशन को एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं, ठीक। तो मैं क्या कहता हूँ, नेम इक्वल्स टू नेम, यानी ये की नेम है नेम, और ये वैल्यू, ये वाली वैल्यू जो यूजर से आएगी। इसमें कोई मसला तो नहीं है ना, ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ खुद। फिर यहाँ पे मैं दूंगा ADDRESS एड्रेस, और एड्रेस में ये वाला एड्रेस, ये आ गया। इसी तरह कॉन्टैक्ट की वैल्यू सेम रखने, कोई मसला नहीं है, दिस दिस, और ईमेल में दिस दिस। अब मैं कुछ भी करने से पहले क्या करूंगा, कंसोल डॉट लॉग, ताकि देख सकूं कि पर्सन की इंफॉर्मेशन जो यूजर रन टाइम पे एंटर कर रहे हैं, मुझे कंसोल हो रही है नहीं हो रही। अब ये सारा काम जो ही मैं रिफ्रेश करूंगा तो चल जाएगा। रिफ्रेश पे तो नहीं चलना चाहिए, किसी बटन के क्लिक पे चलना चाहिए, ऐसा ही है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से जाके इस बटन की आईडी लूंगा सेव, और फिर ये कहूंगा कि यहाँ सबसे पहले क्या करो भाई, इधर जाओ jQuery में, और इसकी सेव बटन की आईडी से बटन को पकड़ो, डॉट ऑन लिखो, ऑन पे क्या करो, क्लिक, और क्लिक के बाद क्या करो, ये फंक्शन चला दो, और इस फंक्शन के अंदर ये सारा कुछ प्लेस कर दो। समझ आई बात? अब अगर मैं ये सारा कुछ करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा जी, फॉर एग्जांपल दिस इज गोइंग टू बी यासिर, एड्रेस इज गोइंग टू बी रावलपिंडी, कॉन्टैक्ट इज एनी ब्ला 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 ब्ला, और ईमेल इज आल्सो ब्ला ब्ला ब्ला। सेव करूंगा तो कंसोल पे पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक। कंसोल पे आने का मतलब है कि ये सेव कहीं भी नहीं हुआ। अब इसको परमानेंट सेव करना है मुझे, कंसोल पे तो जस्ट दिखाना था कि सब कुछ। अच्छा, ऑब्जेक्ट में रखने का पर्पस क्या था, कि बजाय मैं बार बार कंसोल करता और बार बार जाके सेव करता मेमोरी में, मैंने सारे को उठा के एक ही ऑब्जेक्ट में डाल दिया। अब जिधर भी लेके जाऊंगा एक ऑब्जेक्ट को लेके जाऊंगा। ऑब्जेक्ट इनकैप्सुलेटेड एवरीथिंग, ऑब्जेक्ट ने क्या कर दिया, सारी चीजों को इनकैप्सुलेट कर लिया, अपने अंदर ढांप लिया। तो अब ये जो कंसोल पार्ट है ये नहीं करूंगा। नॉर्मली 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 कोई भी चीज लोकल स्टोरेज में सेव करने के लिए हम यूज करेंगे सबसे पहला वाला लोकल स्टोरेज। अभी तक अगर आप ये देखें तो ये खाली है। लोकल स्टोरेज के अंदर मैं अगर एक्सपैंड करूं तो ये क्या है, खाली है। अच्छा, अब इसमें आप देखेंगे फाइल ये है ना, लेकिन यहाँ इस फाइल के अंदर जो कुछ पड़ा होगा यहाँ दिख रहा होगा आपको। ये देखें, ये किस फॉर्म में डाटा स्टोर करती है, की और वैल्यू के पेयर में, यानी एग्जैक्टली उसी शक्ल में जो हमारे ऑब्जेक्ट की शक्ल है। हमारी ऑब्जेक्ट की शक्ल में भी तो यही है ना, की वैल्यू की वैल्यू की वैल्यू की। लेकिन एक प्रॉब्लम है, वहां ये वैल्यू स्टोर होगी स्ट्रिंग की फॉर्मेट में, हमारे पास ये वैल्यू किस फॉर्मेट में है, ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में, ठीक। तो जरा ये लिमिट याद रखिएगा। हमारे पास, आपको पता है कि विंडो का एक ऑब्जेक्ट है, सबसे जो रूट ऑब्जेक्ट है वो क्या है, विंडो। इसके अंदर एक बिल्ट इन फंक्शन है क्या, लोकल स्टोरेज का।
इस लोकल स्टोरेज के फंक्शन के अंदर, यानी लोकल स्टोरेज का फंक्शन नहीं है, लोकल स्टोरेज का ऑब्जेक्ट है, जो कि किसका चाइल्ड है? विंडो का डायरेक्ट चाइल्ड है। और आपने अभी तक ये देखा है, कंसोल भी किसका चाइल्ड था, अलर्ट भी किसका चाइल्ड था, प्रॉम्प्ट भी किसका चाइल्ड था। तो विंडो के जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, विंडो चूंकि ग्लोबल ऑब्जेक्ट्स है, तो जितने भी विंडो के ऑब्जेक्ट्स हैं उनके साथ विंडो लिखना जरूरी, वो बगैर विंडो के भी काम। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट कहाँ से लिखूंगा? लोकल स्टोरेज हॉट। अब ये सारे उसके फंक्शंस हैं। लोकल स्टोरेज ऑब्जेक्ट है, उसका एक फंक्शन है क्या? सेट आइटम। ये मुझे कह रहा है दो चीजें आप दें, की, वैल्यू। और ये फंक्शन खुद बता रहा है कि जो की देंगे वो भी क्या होनी चाहिए, और जो वैल्यू देंगे वो भी क्या होनी चाहिए। हमारे पास वैल्यू तो स्ट्रिंग नहीं है, हमारे पास तो वैल्यू क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। अच्छा, की का मतलब की अपनी मर्जी की कोई भी दे सकते हैं। मैं इसे कह देता हूँ जी डेटा, ये स्ट्रिंग है देनी है, तो ये होगी स्ट्रिंग। जो वैल्यू है, मैं स्टोर करना चाहता हूँ क्या? पर्सन। वो मुझे क्या कह रहा है कि वैल्यू क्या होनी चाहिए? ये जब कॉलन के साथ जो लिखा होता है, ये टाइप लिखी होती है, ये बता रहा होता है कि इस टाइप की वैल्यू नहीं चाहिए। तो अब ये स्टोर होगा, लेकिन किसी अजीब सी शक्ल में स्टोर होगा। लेट्स सी। यानी इतना काम है बस परमानेंट स्टोर करने के लिए, एक लाइन। लेकिन अब देखिएगा प्रॉपरली नहीं होगा, खाली है ना। ठीक, लेट मी डू दिस वंस अगेन। दिस blah 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 this की में आ गया डेटा, लेकिन जो वैल्यू है वो मैंने अभी कहा था कि मैंने प्रेडिक्ट किया था कि वो कोई अजीब सी शक्ल में स्टोर होगी। वैल्यू स्टोर ही नहीं हुई, मतलब इसने कुछ सॉर्ट ऑफ। तो मुझे तो वैल्यू स्टोर करनी है, तो ये मैंने पहले बताया, बल्कि मैंने नहीं बताया आपको, लोकल स्टोरेज के खुद हिंट ने बताया भाई, की भी वैल्यू देनी है, और जो वैल्यू की भी स्ट्रिंग देनी है, और जो वैल्यू है वो भी क्या देनी है। तो अब ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में बदलने का एक बिल्ट इन फंक्शन है फिर, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। ये बिल्ट इन फंक्शन है, ये क्या करता है? जिस तरह पार्स इंट था ना, पार्स इंट था जो स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट कर देता, इसी तरह जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई है जो कि प्लेन ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट कर देता है किसमें? स्ट्रिंग में। ठीक, अब जरा देखिएगा सारा काम ठीक हो जाएगा। इसको मैं क्लियर करता हूं। अब लोकल स्टोरेज में जो चीज सेव हो चुकी वो तब तक खुद डिलीट नहीं होगी जब तक मैनुअली जाके डिलीट, बेशक ब्राउजर बंद कर दें 3 दिन बाद आगे खोले वो इन्फॉर्मेशन वही रहेगी। इट्स अ परसिस्टेंट स्टोरेज, ये मेमोरी वो रैम वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। तो दिस blah 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 and this, now if you click that, everything is stored. अब आप कहेंगे कि सर जी अगर दूसरा बंदा आगे कोई इन्फॉर्मेशन एंटर करे तो वो पुराने को क्या कर देगा? ट्रेस कर देगा। फिर आप कहेंगे सर नहीं, इंज तो नहीं होना चाहिए। आप कोई ऐसा काम बताएं कि जिससे पुरानी रेज, जिससे अगर 10 बंदे इन्फॉर्मेशन एंटर करें 10 की 10 क्या होनी चाहिए? स्टोर होनी चाहिए। दैट वी विल टॉक अबाउट टुमारो। ये समझ आ गया? परमानेंट। अब इसको रिफ्रेश करें, जो मर्जी करें, यहां से कहीं नहीं जाएगा। अच्छा, एक और मसला है। देखिएगा अभी मैं दोबारा इन्फॉर्मेशन स्टोर करूंगा ना, तो पुरानी वाली हट गई और ये उसकी जगह ये रिप्लेस होगी। दिस इज व्हाट आई हैव टोल्ड यू। लेकिन जब ये सेव करूं, इन्फॉर्मेशन इधर सेव हो जाए, तो यहाँ से तो ये हट जानी चाहिए ना। यहाँ से क्या होनी चाहिए? ऑटोमेटिकली हट जानी चाहिए। तो ये करने के लिए पता है क्या करूंगा? सिंपली यही काम उठाऊंगा, लोकल स्टोरेज में जब चली जाए तो उसके बाद फिर ये लाइनें लिखूंगा, इनको हटा दूंगा, इनको भी हटा दूंगा, इनको भी हटा दूंगा, इनको भी हटा दूंगा। जब मैं लेता हूँ ना वैल्यूज, तो सिर्फ वैल लिखूं तो वैल्यू गेट करता है, अगर इसके अंदर कोई वैल्यू दे दूं ये वैल्यू सेट करता है। मैंने एम्प्टी स्ट्रिंग दे दी तो इसका मतलब उस बॉक्स के अंदर जाके क्या रख दो? खाली स्ट्रिंग, यानी खाली कर दो उसको। इधर आया, खाली कर दो, खाली कर दो, खाली कर दो। इफ आई कम बैक, यहाँ से हट गया और यहाँ आ गया। ऐसे ही होता है ना। जी बिल्कुल। हर कीबोर्ड की का एक कोड होता है खास।
आपको वो कोड गेट करना पड़ेगा और फिर उस कोड को हैंडल करना पड़ेगा। बिल्कुल, कीबोर्ड हर की का एक कोड है यूनिक बिहाइंड द सीन। या ये कर लें या डायरेक्ट प्रेस द एंटर की इनसाइड द इनपुट फील्ड टू ट्रिगर द बटन। वही जो आपने सवाल पूछा एग्जैक्ट उसका जवाब ही दे दिया उसने। ठीक है ये। अच्छा उसके लिए कोड के बजाय उसने सिंपली क्या किया हुआ है? की प्रेस का इवेंट है। ठीक है। देन और भी चीजें हैं। ये की प्रेस का इवेंट आपका सही काम नहीं करेगा क्योंकि आप जब इनपुट लिख रहे होंगे वो भी तो की प्रेस ही होगा ना। ठीक है तो आपके लिए वही काम करना पड़ेगा। ठीक ये एंटर and numpad enter both give the same key code, that is 13, because browsers do not differentiate between the two keys. कोड ये 13 है। ठीक, बताइएगा, याद कराइएगा, अगर इसको खुद देख के कर सके तो ठीक, नहीं तो कल हम इसको भी कवर कर लेंगे कि कैसे करना है इसको। बट दैट्स हाउ। सिर्फ आपको फ्लो पता होना चाहिए, चीजों का फ्लो क्या है। क्योंकि ये हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है जो कुछ आप पूछ रहे हैं। ये जस्ट आपके इंटरेस्ट के लिए बताया कि क्योंकि ये आता है बेसिकली इवन